और आइए अब मैं आपको बताता हूं आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। एक और इंटरेस्टिंग थीम जो मुझे नजर आ रही है केमिकल्स की, उसी पर हमने ये स्टॉक चुना है मेघमनी ऑर्गेनिक्स, जहां 84 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। इसके पहले हमने नोसिल चुना था, हमने गुजरात फ्लोरो चुना था जो नए हाइज बना चुका है, और मेघमनी भी अपने निचले स्तरों से रिकवर होना शुरू हुआ है। हमें लगता है यहाँ पर आपको काफी ज्यादा कमाई के मौके भी नजर आते हैं, लेकिन 84 रुपए का एक शुरुआती टारगेट लेकर हम आपको फिलहाल यहाँ पर पोजीशन लेने की राय देंगे। इस स्टॉक पे पसंद आने की जो वजह है मैं आपको बताऊं, ये कंपनी जो स्पेशलिटी केमिकल, पेस्टिसाइड्स, पिगमेंट्स बनाती है, इस समय इनकी जो डिमांड आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, एक नया बूस्ट जो सरकार ने दिया है उसके चलते इस सेगमेंट से काफी ज्यादा और डिमांड निकलने की उम्मीद की जा रही है इनके लिए। पेंट एक और सेक्टर है जहां पर आप लगातार बेट कर रहे थे, तो अब उनकी वजह से, उस तेजी की वजह से जिन सेक्टर्स को फायदा होने वाला है उनमें से ये स्टॉक होगा। तो कंस्ट्रक्शन की थीम का भी फायदा, साथ ही साथ टेक्सटाइल की थीम का भी फायदा इस कंपनी को मिलता है, क्योंकि वो इनके बायर्स हैं, वो इनके क्लाइंट्स हैं जिनको ये सप्लाई करते हैं, और इसलिए यहां पर खरीदारी का मौका इस समय हम देखते हैं। एल्यूमिनियम एक और सेक्टर है जहां से अच्छी डिमांड हाल के दिनों में निकल कर आई है। एक अच्छी बात जो हुई, एनसीएलटी ने इनके कंसोलिडेशन को अप्रूवल दे दिया, जिसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी, काफी खींचतान चली थी, स्टॉक काफी टूटा भी था, लेकिन अब वो तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। तो जो रिस्ट्रक्चरिंग जो करना चाहती थी कंपनी, अब उसका रास्ता साफ हो चुका है। और अब तक का परफॉर्मेंस देखिए, काफी शानदार परफॉर्मेंस है। इस सेक्टर में सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाने वाली कंपनीज में से ये एक है। हालांकि वैल्यूएशन काफी इस समय आपको सस्ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल उसके उलट है। सबसे टॉप परफॉर्मेंस वाली कंपनियों में सबसे कम वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल के अंदर इसकी सेल्स 35% बढ़ चुकी है, 1500 से बढ़कर के 2000 करोड़ के दायरे में आ गए आप। प्रॉफिट ग्रोथ 2.5 गुना होती हुई नजर आई है इस दौरान। तो परफॉर्मेंस ये जो हमने देखा है 2 साल का, पिछले क्वार्टर में भी सस्टेन हुआ है। दिसंबर क्वार्टर की सेल 450 करोड़ से बढ़कर 550 करोड़, मुनाफा 44 वाला 66 करोड़, यानी 1.5 गुना होता हुआ मुनाफा नजर आया। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहां लगातार देखने को मिल रहा है। और एक अच्छी बात होने वाली है, जून जुलाई तक इनकी कॉस्टिक सोडा की कैपेसिटी शुरू हो जाएगी, तो वहां से करीबन 300 से 350 करोड़ रुपए की नई सप्लाई आएगी। और इस समय जो तमाम कंज्यूमर सेगमेंट्स में काफी अच्छी डिमांड आ रही है, तो ये जो नई कैपेसिटी है इसके लिए डिमांड ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसा कंपनी का मानना है। एक क्लोरोमीथेन प्लांट इन्होंने हाल में शुरू किया, जिसका कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो चुका है, लेकिन यह अभी और भी यहां से अपस्केल होना है, और उसका फायदा आने वाले दिनों में आपको आता हुआ नजर आएगा। तो अच्छी डिमांड, सप्लाई में एक्सपेंशन, ग्रोथ, अगले 2 सालों के लिए एक रोबस्ट कैपेक्स प्लान कंपनी का तैयार है। रियलाइजेशंस लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट सेगमेंट्स में काफी अच्छी दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका फायदा दूसरी कंपनीज को और इस कंपनी को भी मिला है। हमारा एस्टिमेट है 8.5 से 9 रुपए की ईपीएस का, जो इस समय कंसेंसस है, जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनके बीच में 6.5 के पी पर केवल इस समय ये स्टॉक अवेलेबल है। तो परफॉर्मेंस को देखते हुए वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। सुमित, क्या कहते हैं इसके चार्ट्स, क्या लेवल देखते हैं आप? प्रदीप जी, स्टॉक के अंदर पिछले 10 से 15 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छा अपमूव हमको देखने को मिल रहा है, और आज जब से आपने बोलना स्टार्ट किया है तब से स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। स्टॉक का 4 से 5 दिन पहले का हाई है 67.40, वो लेवल एक बार टूट जाए उसके बाद स्टॉक ऊपर में 72 रुपए और शायद 75 रुपए तक का मूव हमको दिखा सकता है। ये हो गया शॉर्ट टर्म का टारगेट। अगर ये 200 डीएमए तोड़ता है 72 रुपए का, तो लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में इसके टारगेट्स होंगे 88 से 90 के। आई थिंक ये स्टॉक को सीएमबी पे बाय करके बिल्कुल चांस लिया जा सकता है। स्टॉक का नीचे में 60 रुपए 62 रुपए के आसपास का सपोर्ट बना है, तो वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। इमीडिएट टारगेट होगा 72 का, और उसके बाद पोजिशनल ट्रेड में टारगेट होगा 88 से 90 का। ओके, 88 से 90 पोजिशनल टारगेट, जो कि हम भी आपको बता रहे हैं। राजेश, आपकी भी नजर है, आपके भी टारगेट सही होंगे? इनफैक्ट 72 ये जो पहला टारगेट है मैं भी मानता हूँ परफेक्ट लेवल है। और यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखें तो इसमें जो ब्रेकआउट हुआ है प्रदीप जी, वो करीबन 64 के आसपास हुआ है। कप एंड सॉसर या ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन, जो भी आप कहें, कप एंड सॉसर और ट्रिपल टॉप, यहाँ पे ट्रिपल टॉप आप यहाँ पे कह सकते हो कि ट्रिपल टॉप को ब्रेकआउट, यानी 3 बार यहाँ से नहीं निकला और चौथी बार निकला, और तीसरे चौथी बार इसने निकाल दिया। तो ये कंसोलिडेशन होता है, और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो ये अभी इतना तो गारंटी है कि ये नीचे नहीं आएगा। तो कॉन्ट्रेरी अपसाइड में जो आपने टारगेट दिया है 82 84, मुझे लगता है वो रेंज आएगा, बट सूनर और लेटर मींस अभी और एक 3 महीना आपको उसको देना चाहिए, मुझे लगता है वो आना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो है 60 का मेंटेन होना चाहिए। बिल्कुल। तो बढ़िया प्रदर्शन देखिए दिखाता हुआ 8.5% ऊपर ये स्टॉक, जिनके हाईएस्ट लेवल पर इस समय कारोबार करता हुआ। लेकिन नज़र तो आपकी होनी चाहिए रुपए पर, और देखिए रुपए ने थोड़ी सी कमजोर, 2 पैसे कमजोर खुला था ना और अभी देख लीजिए क्या है, तुरंत रिकवर होना शुरू हुआ। रुपया दिन के उच्चतम स्तर पर, नीचे जाए तो समझिए उच्चतम स्तर, ये सीधी सीधी बात है। 68.44 देखिए अब ये पहुंच गया है, और कल आप देख लीजिए क्लोज कहाँ हुआ था 68.53 पर। तो रुपया
जो है वो मजबूत होता जा रहा है। इसका मतलब आप समझिए क्या है, इसका मतलब ये है कि FIIs इस समय भी जब हम आप बात कर रहे हैं तो बाजार में पैसा लगा रहे हैं, ये साफ सी बात है। और बाइंग आ रही है, अब कौन से स्टॉक में आ रही है तो आपको एंड ऑफ द डे कल आज शाम को पता चलेगा, लेकिन FIIs का फ्लो जो आ रहा है वो दरअसल बाजार को कॉन्फिडेंस दे रहा है और रुपया भी वहीं से क्यों ले रहा है। तो पैसा आ रहा है मार्केट में और इसीलिए ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, गैप अप खुलने के बाद टिक नहीं पा रहे, लेकिन जनरली आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सेकंड हाफ में जो रैली आती है वो बहुत ही काबिले तारीफ वाली रैली होती है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, रुपए से मूवमेंट लीजिएगा और रुपया अगर मजबूत होता है, जैसा कि हम आज आपको सुबह स्टॉक 2020 में भी कह रहे थे, और डॉक्टर साहब दिखाइए पूरी टीम एक बार फिर से कि आपको फ़ायदा अगर कमाना है तो आपको ट्रेड करने होंगे PSU बैंक्स। और देख लीजिए आज ADAG स्टॉक्स जो 4 हैं वो तो मजबूत हैं, लेकिन उसके बाद कौन सा स्टॉक मजबूत है? यूनियन बैंक, और ये भी स्टॉक 2020 में मैंने यहाँ पे नहीं दिखा रहे हमारे डायरेक्टर साहब, लेकिन आज डिपेंडेबल का दर्जा दिया था, 88 के टारगेट सुझाए थे और 87 ये पहुँच चुका है, तो अपने टारगेट के बेहद करीब। पंजाब एंड सिंध बैंक तो ठीक प्रदर्शन दिखा रहा है, लेकिन ये स्टॉक देखिए भाग रहा है। सिंडिकेट बैंक बताया था देखिए, और सारे PSU बैंक, PNB को आज हमने दरअसल बड़े दिनों बाद फ्री हिट का, पिंच हिटर का दर्जा दिया था। देखिए PNB भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। OBC में भी एक रैली देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी आपको देखिए सुझाया गया सुमित द्वारा, तो यहाँ पर एक बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। इस बीच सुमित आपने कोई और स्टॉक का आइडेंटिफाई किया तो बताइए। बिल्कुल, एक स्टॉक हमारी नजर में आ रहा है। जनरली इस स्टॉक में हमने लास्ट कई महीनों से बाय का व्यू नहीं दिया है, AB कैपिटल के अंदर आज ऐसा लग रहा है कि अब ये स्टॉक यहां से एक अच्छा मूव दिखा सकता है। स्टॉक ने नीचे में बेस बनाया है, 78 के आसपास इसने नीचे में सपोर्ट लिया, वहां पे इसका बेस बनाया और अभी इसने जो ये हाइस तोड़े हैं 102 रुपए, 103 रुपए के, इसके ऊपर ये सस्टेन करने का मतलब हो गया कि इस बार ये स्टॉक यहां से एक अच्छा मूव दिखाएगा। AB कैपिटल को CMP पे बाय करें, इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा 110 रुपया और 112 रुपए के आसपास इसका 200 DMA लेवल है। अगर 200 DMA लेवल्स टूट जाते हैं तो 120 रुपए तक का मूव हमको AB कैपिटल के अंदर देखने को मिल सकता है। इसको अगर CMP पे बाय करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस लगाएं 99 रुपीज का और ऊपर में टारगेट होगा 110 रुपया और फिर 120 रुपए तक का मूव भी हमको AB कैपिटल के अंदर देखने को मिल सकता है। बहुत दिनों के बाद इस स्टॉक के अंदर बाइंग सिग्नल आया है, तो ये सडन मूव देगा, 1 से 2 दिनों में ही हमको एक बड़ा मूव देखने को मिलना चाहिए। अब कल आपने चुना था, बाद में चूंकि कॉर्पोरेट डेवलपमेंट थे तो आपने उसको होल्ड किया था, अब लग रहा है लेकिन कल भी निचले स्तरों से रिकवर हो गया आराम से और आज फॉलो अप मिल रहा है। मैं एग्री करता हूँ, पैटर्न अच्छा है और कल वाला जो कॉल था मैंने पर्पसली होल्ड किया था कि निगेटिव न्यूज़ है तो क्यों लोग फंसे, रहना जरूरी है, लेकिन पैटर्न सही था। तो हम टेक्निकल समझ रहे हैं, आप भी फंडामेंटल समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं देखिए, ना हमारा टेक्निकल ना आपका फंडामेंटल, मैं वो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लोगों का पैसा बनना चाहिए, ये हमारा 100% सही तो बात, चांस नहीं लेना चाहिए वैसे, बट अभी चार्ट पे मुझे लगता है 110 तक जाना चाहिए। ठीक बात है, तो 110 तक जा सकता है ये स्टॉक। सुमित और को तो पसंद है ही और वागले साहब को भी पसंद है। ऑटो स्टॉक्स ही हैं देखिए जो बाजार का मूड खराब कर रहे हैं, और कल भी याद करिए इसी सेक्टर ने दरअसल मूड खराब करने का काम किया था। 1.25% नीचे ये सूचकांक। तो कल जो हमने आपसे सवाल पूछा था जिसमें आपने बिल्कुल सटीक जवाब दिया था, क्या यह मारुति तक सीमित रहेगा या दूसरे स्टॉक्स पर भी दबाव दिखेगा, तो देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि जी हाँ, पूरा ऑटो सेक्टर प्रभावित होने वाला है। वागले साहब ने बार बार कह रहे हैं कि उनको 2 ऑटो स्टॉक्स बेचने हैं। एक तो मैं हीरो की बात करी, मैंने TVS मोटर अभी भी बेचे इतने गिरने के बाद। देखो हेमंत, ऐसा है कि ये पैटर्न निगेट नहीं हो सकता है। कल से हम हीरो मोटर की बात कर रहे हैं, TVS अभी 469 है, ये हो सकता है 1 आध रुपया ऊपर चला जाए और बेचिए। 472 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मुझे लगता है ये कम से कम 455 टू 450 जा सकता है अगर आप एक दिन देते हो तो। ओके, TVS पर शॉर्ट की कॉल आती हुई। रजत, आप कैसे देख रहे हैं TVS के चार्ट को? देखिए TVS की चार्ट जो है वो काफ़ी वीक ही नज़र आ रहा है। मैं संदीप से सहमत हूँ। मुझको तो लगता है कि ये हो सकता है कि दोबारा 450 के आसपास चला जाएगा। उसके पहले एक छोटी सी सपोर्ट 462, 463 इस रेंज पे आ सकता है। वो टूटने से फिर ये 450, 448 वो रेंज मुझको नज़र आ रहा है। तो पहले 462 और उसके बाद 450, फिर 448 भी, यानी 450, 455 ये एक कंसेंसस रेंज इस स्टॉक के लिए फिलहाल मंदी की तरफ नजर आ रही है। लेकिन एक स्टॉक जहां तेजी दिख रही है फाइनेंशियल्स में, वो है PFC। इस पर जरा नजर डालना चाहिए। सुमित, क्या कह रहे हैं ये चार्ट्स? 2 दिनों से निचले स्तरों से पहले शार्प रिकवरी, कल अच्छी फॉलो अप बाइंग और आज फिर से तो मेरे ख्याल से एक स्विंग ब्रेकआउट टाइप कुछ दिख रहा है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, एकदम सही वर्ड यूज किया आपने। मैं भी इसी चार्ट्स को देख रहा था। इसको 118 रुपए 50 पैसे का हाई तोड़ने दीजिए, फिर देखिए स्टॉक कैसे भागता है। स्टॉक वैसे भी
तेजी के ट्रेंड में आ चुका है और बहुत लंबे समय से ये तेजी दिखा भी रहा है। आई थिंक ये स्टॉक 118.50 का लेवल टूटने के बाद ये स्टॉक के अंदर हमें ऊपर में 125 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने 118.50 का जो हाई बनाया था करीब 10 दिन पहले, यानी ऑलमोस्ट इसकी डेट थी 7 मार्च, और उसके बाद इसने करेक्शन लिया है नीचे में 106 रुपए तक का। ये जो 12 रुपए का मूव है ये 118.50 के ऊपर हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 125-130 रुपए तक के इसके इमीडिएट टारगेट्स होंगे पीएफसी के। तो पीएफसी पर रखिए नजर। आपको भी लग रहा है स्ट्रेंथ है, मोमेंटम खेलेंगे? नहीं, परफेक्ट है। 118.50 से इसका जो रिसेंट हाई था, सुमित ने उसी की बात की, और उसके ऊपर चला जाए तो इसका टारगेट 125-130 डेफिनेटली अनफोल्ड होता है। एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। 118 रुपये 30 पैसे के आसपास मिल रहा है। मार्केट शुरू होकर आधा घंटा हुआ, इसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है एक बेहतरीन पिक है एट दिस लेवल। स्टॉप लॉस रखे 116 का, 118.50 के ऊपर में भी आप स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल करें, और जैसे सुमित ने कहा वही टारगेट ठीक है, 125 ये टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से। नया 52 वीक हाई ये स्टॉक आज लगा चुका है ऑलरेडी, बनाएगा। पिछले कुछ दिनों से बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, और ये खबर एक्चुअली वो आ रही है कि पीएफसी आरईसी वाली जो डील है वो अब एक्चुअली औपचारिक ऐलान उसका कभी भी हो सकता है। वो डील पूरी हो गई है और इस फाइनेंशियल ईयर में उनको पूरी करनी भी है, तो उसी के चलते दरअसल यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। ओएनजीसी भी देखिए, हम कह रहे थे इस पर नज़र रखिएगा। ये जो गैस की कीमतों वाली खबर है ये बड़ी खबर है, और देखिए ओएनजीसी जैसा स्टॉक आज के दिन 0.3% की मजबूती दिखा रहा है। कम दिन होते हैं पर जब ओएनजीसी इस तरह से चलता है, मैं 0.3 कह रहा हूँ तो एफएनओ की बात कर रहा हूँ, और आप कैश मार्केट का भाव देख रहे हैं तो 2.25% आपको दिख रहा है। एफएनओ में ये 0.3% की तेजी दिखा रहा है। तो ये वो पॉकेट है जो दरअसल आज आउट परफॉर्म कर रही है, जैसा कि हम सोच भी रहे थे। ऑयल एंड गैस सेक्टर भागेगा। ऑयल इंडिया में भी देखिए करीब 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है, और अब सरकार को अपना जो डिविडेंड है ना वो भर के लेने हैं। 31 मार्च से पहले बड़े बड़े डिविडेंड्स आएंगे, ये होप में तेजी बन रही है। लेकिन जेट आप देखिए, सुमित आप का व्यू क्या है? ये जेट से अब डिलीवरी वगैरह है किसी के पास तो निकल जाए ना, बहुत इंतजार हो गया, थक गए लोग। 315 रुपये पर टाटा वाली खबर आई थी, तब हम कहते थे ये डील होना मुश्किल है। अब भाव देखिए 230 है। आपका क्या व्यू है? नहीं, स्टॉक बिल्कुल काम का नहीं लग रहा है। स्टॉक के अंदर ऐसा लग रहा है कि दबाव बढ़ेगा। ये स्टॉक के अंदर बिल्कुल एग्जिट करना चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर छोटे से उछाल के बाद ये जो गिरावट देता है वो बहुत जोर की देता है। और स्टॉक अभी इमीडिएटली नीचे में हमें ऐसा लगता है कि 220 रुपए तक का स्तर तो दिखाई सकता है, और एक बार अगर इसने 220, 215 के लेवल तोड़े तो फिर ये स्टॉक 200 के नीचे आएगा, और हमें नीचे में 180 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। जब तक इसमें कोई कन्विंसिंग स्टोरी डेवलप नहीं होती है, जब तक चार्ट्स के ऊपर पैटर्न चेंज नहीं होता है, तब तक इसको हर उछाल में सेल करके काम करे। अगर यहां से कोई भी उछाल देखने को मिलता है तो उसमें सेल का व्यू ही लेना है। स्टॉक का अभी इमीडिएट ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 237, 238 के आसपास का है। मैं स्पॉट लेवल्स बता रहा हूं, स्क्रीन पे शायद फ्यूचर्स के लेवल्स शो हो रहे हैं। 238 के आसपास का इसमें रेजिस्टेंस है, 230-32 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 220 का सपोर्ट टूटेगा तो उसके बाद 200 से 180 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। सारे स्पॉट लेवल सही है। 200, हाँ आप बोलिए। 180 तक के लेवल, 200 से 180 के। 220 का पहला लेवल है जिसके टूटने के बाद यहाँ पर समय सुमित कर रहे हैं। मैं वागले साहब से पूछना चाहता था कि वो कुछ लंबे वाले लेवल है क्या? जिस तरह से इतिहाद ने अब कह दिया है कि हम तो कंपनी छोड़ने को तैयार हैं अगर हमारे हिसाब से डील नहीं हुई, तो ये थोड़ा झटका लगा है अब। पहले तो 180 पहला। मैं मुस्कुराने की वजह तो बताओ वागले साहब। आप मुंबई में हैं लेकिन मुस्कुरा क्यों नहीं? पिछले कई दिनों से ये ऐसे लग रहा था कि ऐसे मतलब कुछ एक्शन नहीं हो रहा था, मंदी का भी ये दिख नहीं रहा था, गिर नहीं रहा था, टिका हुआ था, होल्ड किया हुआ था, किसी ने पकड़ के रखा था। हाँ, मैं इसके लिए हंसा कि लग रहा था कि कोई पकड़ के रखा है और वो आज टूट रहा है, लेकिन शायद जेट बैन में है, इसलिए सवाल ये पूछा कि डिलीवरी भेज दे। मेरा 180 का तो टारगेट है ही, अगर 180 ब्रेक होता है तो लंबे वाले फिर 145, 150 की मैं बात करूंगा। चलिए कीमत क्या लग रहा है आपको इसमें? देखिए जिस तरह से अब अभी तक लोग मान रहे थे कि बैंकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, बैंक्स को ये लगता है अगर बंद हो गए कहीं किंगफिशर की तरह तो हमारे सारे पैसे चले जाएंगे, तो कुछ कोशिश कर लो, कुछ रास्ता निकाल लो, लेकिन इतिहाद का रुख बहुत ही कड़ा है। मैं तो कहता हूँ जब तक डील हो नहीं जाए उसको मानना नहीं चाहिए। और मैं तो 315 के लेवल पर भी देखिए इसके ऊपर मुझे नहीं लगता था कि टाटा खरीदेगा। अब टाटा की कोई बात ही नहीं करता, आप कहते हैं एतिहाद लेगा। अब एतिहाद ने भी देखिए मना कर दिया, और एतिहाद खुद दिक्कत में है। ये हमने 315 के भाव पर कहा था, एतिहाद दिक्कत में है और वो दिक्कत वाली जेट में पैसा डालेगा, इस पर क्वेश्चन मार्क था पहले से ही। और अब देखिए जब तक नरेश गोयल साहब हटेंगे नहीं और ये क्लैरिफिकेशन बिल्कुल साफ शब्दों में एक्सचेंजेस पर आप देख ना लें कि वो हट रहे हैं, उनके हटने के बाद बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक वो हटेंगे नहीं, सब कुछ निकलेगा नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। वो गोल गोल बयान देते हैं कि मैं हर कोशिश करूंगा इस कंपनी को सुधारने के लिए, ये कोई बयान नहीं है। वो ये बोल दें, लिख दें कि जी हम जा रहे हैं,
ओके थैंक यू टाटा बाय बाय, तो फिर शायद टाटा भी इंटरेस्टेड हो, फिर शायद एसबीआई भी इंटरेस्टेड हो, फिर शायद इतिहाद भी इंटरेस्टेड हो, लेकिन जब तक वो नहीं हटेंगे ये शेयर चलेगा नहीं और गिरेगा। तो आज के देखिए जब थोड़ा अच्छा माहौल दिख रहा था कि अब आर्सेलॉरमित्तल आ रहा है तो सरकारी बैंकों के लिए अच्छी खबर आई थी कि एक बड़ा एनपीए सुधर जाएगा, और उसके बाद अब ये एक बुरी खबर, ये एक एनपीए जो अटकता हुआ नजर आ रहा है। तो एसबीआई के काउंटर पर एक बार फिर से आपकी नजर होनी चाहिए। जेट तो 7 था, अच्छा 6, हाँ ठीक है, 6-7% नीचे दिन के लोग पर अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा बैन में हम एक बात और प्रदीप कहते थे, ये बैन में जो रहते हैं शेयर ये आपको कभी ना कभी बहुत सताते हैं, तो अगर आपको समझना है कौन से शेयरों से केयरफुल रहना चाहिए तो जो बार बार ज्यादातर सीरीज में 12 में से 11 महीने बैन में रहते हैं उनको आपको दूर रहना चाहिए। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, एजुकेट करना हमारा काम है, इसलिए हम बार बार आपको एजुकेशन भी देते रहते हैं। मेरे ख्याल में सुमित जी आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं ना, ये ज्यादा बैन में रहते इसलिए हैं क्योंकि इनको रखा जाता है। देखिए बैन में रहे और तो भी बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि अगर वो तेजी का काउंटर है तो तेजी करता है और सेल का काउंटर है तो मंदी करता है। आई थिंक स्टॉक को प्योर टेक्निकल लेवल्स पे अगर हम जाएंगे तो इसके अंदर सेल का व्यू बिल्कुल लेके चले, और स्टॉक यहाँ से बैन में रहे तो भी ये नीचे का ही व्यू लेके चले। इसके अंदर कोई दम नहीं लग रहा हमको स्टॉक के अंदर, तो दबाव दिखा रहा है। देखिए अब सबसे ज्यादा एफएनओ में भी अब ये गिरने वाला स्टॉक है बैन में होने के बावजूद। टीवीएस मोटर दूसरा स्टॉक, आयशर तीसरा स्टॉक और 5वां स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। जस्ट डायल ने भी अच्छा है, देखिए अब शुरुआत कर दी है जो इसका बेसिक नियम है। तो अब देखिए फ्लाइट तो कोई ठिकाना है नहीं कब उड़ेगी, तो पिज़्ज़ा खा लेते हैं तब तक। वागले साहब बताइए। वागले साहब आज सबको पिज़्ज़ा गैप से खुला है, उसके बाद टिका हुआ है, वॉल्यूम अच्छा है, पोजीशन बनती हुई दिख रही है। ये मैंने मॉर्निंग में बात की थी इसकी। ब्रेकफास्ट आज आपने पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया। अच्छा क्या खाते हैं आप, डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हैं या वो ब्रेड जो आती है गार्लिक ब्रेड? और गार्लिक ब्रेड भी स्टफ्ड वाली खाते हैं, सिंपल वाली खाते हैं? पास्ता भी खा सकते हैं। नहीं हेमंत, उसके वो डिपेंड करता है कि मैं पहले क्या पीता हूँ। बट ऑन अ सीरियस नोट, जुबिलेंट फूड अगर किसी ने आज लिया है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ये कहा था, तो थोड़ी सी लंबी मूव के लिए खेले, ये हो सकता है थोड़ा चॉपीनेस हो सकता है। मुझे ये स्टॉक ये मूव कुड बी 2 डेज 3 डेज और 4 डेज, ट्रंकेटेड वीकेंड है, शायद अगले वीक में स्पिल ओवर हो जाए। मुझे 1500 से 1550 तक ये मूव जाते हुए दिखती है। बढ़िया चल रहा है। तो जब वो चाइनीज़ चेन वाली खबर आई थी हम कह रहे थे देखिए हर एक्सपेंशन को संदेह से नहीं देखना चाहिए, कुछ काम अच्छे कंपनी बढ़िया करती है। ज़िंदगी भर अगर कंपनी भाई पिज़्ज़ा बेचती रही और कोई और नया काम नहीं करे, एक्सपेरिमेंट ही नहीं करे, तो आप कहेंगे ये कैसी कंपनी हुई जी, कुछ नया नहीं कर रही। बांग्लादेश में भी ध्यान रखिए इनका कारोबार अब शुरू हो चुका है। ये खबर भी दरअसल कल आई थी दिन के दौरान, और वही दरअसल आपको असर देखने को मिल रहा है। खैर ओएनजीसी की तेजी और बढ़ती हुई, पीएनबी की रैली और चलती हुई, पीएसयू बैंक्स भाग रहे हैं। कुछ और ट्रेड सुमित निकाला है। अच्छा इंफ्राटेल आपने लिखा है क्या? मैंने आपने लिखा और है? मैंने ये क्रेडिट है वीरू का, मैंने कहा था 330 पे ये अटक सकता है। ओके। मोमेंटम और पैटर्न देख के और वॉल्यूम बिल्डअप देख के लगता है ये अभी 325 है, ये 330 पार करेगा, अभी बाय करे एक 3-3.5-4 रुपए 321 के स्टॉप लॉस से ये 330 डेफिनेटली पार करेगा। मेरा 342 का टारगेट होगा आज और कल का। ऑलराइट, तो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। कल वो ब्लॉक डील्स हुई और उसके बाद इंटर प्रोमोटर ट्रांसफर हुआ, उसके बाद कल अगर जिसने शॉर्ट किया होगा वो कल देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुआ और आज फिर से बढ़िया प्रदर्शन ये स्टॉक दिखाता हुआ। तो अच्छी तेजी इंफ्राटेल में आज देखने को मिल रही है। बिल्कुल, एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर आप बना सकते हैं भारतीय इंफ्राटेल में। सुमित, आप एफएल कह रहे थे मेरे ख्याल से 2 दिन पहले, नया 52 वीक हाई फिर से बनाया आज। फ्यूचर लाइफस्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, एफएल कहते हैं आप, और बाजार में वो कोड है। फ्यूचर कंज्यूमर ग्रुप की दूसरी कंपनी है जो अब तक कमजोर थी, लेकिन आज इसने साथ देना शुरू किया और बड़े नीचे के स्तर से वॉल्यूम के साथ खरीदारी आ रही है। कैसे देखते हैं आप इन दोनों को? बिल्कुल, फ्यूचर कंज्यूमर और एफएल जो स्टॉक है वो दोनों स्टॉक्स के अंदर एक तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। एफएल के अंदर तो नए हाईज देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक अगर यहां से थोड़ा सा भी मोमेंटम पिकअप करता है और 480 का लेवल ब्रेक करता है तो ये 500 को क्रॉस कर देगा। फ्यूचर लाइफस्टाइल के अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करके चले। अभी जो सीएमपी भाव चल रहा है उसके हिसाब से जो सपोर्ट दिख रहा है वो है 460 के आसपास। 460 का लेवल अगर टूटता है तो गिरावट देखने को मिलेगी, नहीं तो ये स्टॉक में बाय में रहे। और ऊपर में 480 का लेवल टूटने के बाद कन्विक्शन बढ़ जाएगा 500 प्लस के टारगेट्स के लिए। उसके साथ साथ फ्यूचर कंज्यूमर के अंदर भी मोमेंटम आ रहा है, प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक अगर अपना 200 डीएमए लेवल्स तोड़ेगा फ्यूचर कंज्यूमर, तो फिर ये स्टॉक यहां से ऊपर में 52 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। 46 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 44 रुपीस के स्टॉप लॉस से फ्यूचर कंज्यूमर के अंदर बाय बनता है 52 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। एक स्विंग ट्रेड फ्यूचर कंज्यूमर में सातपुते जी?
दिख रहा है क्या? देखिए मुझे इन पर्टिकुलर एट दिस प्राइस 46.15 ये करंट प्राइस है। मुझे लगता है इसका टारगेट करीबन 48.10 होना चाहिए। तो यहाँ से एक 2 रुपए की गुंजाइश बनती है और अपसाइड तो 46.10 पर लिमिटेड है। एट द सेम टाइम स्टॉप लॉस जो है 44.50 का होना चाहिए। नज़र रखिए इस स्टॉक पर। एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है, ध्यान रखिए। पहला सौदा अभी जारी रहेगा। जी हाँ, हम पहला सौदा का समय हमने बढ़ा दिया है, 10 बजे नहीं 10:30 बजे तक अब ये रहता है और 10 के दमदार ट्रेड्स आपको हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। लेकिन वक्त है विदा लेने का। सुमित से शुक्रिया। सुमित, आपका बहुत बेहतरीन आइडियाज़ आज आपने सुझाए। वागले साहब, आपका भी शुक्रिया। सतपुते जी, धन्यवाद आपका आज चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 10 के दमदार ट्रेड्स में नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मितेश ठक्कर साहब हमें बताएंगे कहाँ पर हैं कमाई के मौके। चंदन तापड़िया आज भी आपको बताएंगे कहाँ पर उनको दिख रहे हैं तेजी या मंदी करने के मौके। और सुदर्शन सुखानी से भी जानेंगे बेहतरीन आइडियाज़। तो दमदार ट्रेड्स जारी रहेंगे। CNBC आवाज़ पर ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।